स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का आपका जो फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट, जिसे हिंदी में हम शारीरिक शिक्षा भी बोलते हैं, ठीक है। इसके एनुअल यानी कि आपके जो फाइनल एग्जाम होने वाले हैं 2023 और 24 के कुछ ही दिनों में, जिसमें मॉर्निंग शिफ्ट यानी कि जो जनरल शिफ्ट के बच्चे हैं इनका एग्जाम है 22 फेब को, ठीक है। और जो इवनिंग शिफ्ट के बच्चे हैं इनका एग्जाम है 23 फेब। तो इस वीडियो में इन दोनों ही डेट्स के एग्जाम के लिए, दोनों ही शिफ्ट के बच्चों के एग्जाम के लिए, इवन हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, दोनों ही मीडियम के बच्चों के एग्जाम के लिए आज हम डिस्कस करेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर के बारे में, जिसके हर एक क्वेश्चन को बच्चों बहुत अच्छे से सॉल्व करके अभी हम समझे, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमने अपने चैनल पे आपके फिजिकल एजुकेशन के सब्जेक्ट के लिए एक 10 प्लस सैंपल क्वेश्चन पेपर की सीरीज चलाई हुई है बच्चों, जिसमें हम फाइनल एग्जाम के लिए 10 सैंपल पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वीडियो इसी सीरीज में हमारा जो पहला वाला पेपर है उसी का पार्ट 2 का वीडियो रहने वाला है, ठीक है। पार्ट 1 को आप सभी बच्चों ने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारा सपोर्ट दिया, अच्छा फीडबैक आया। तो अब हम बाकी के सारे सैंपल पेपर को फटाफट से कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले पेपर के पैटर्न की बात करते हैं। अगर आपको पता है तो आप 2 मिनट का स्किप कर सकते हैं, क्योंकि कुछ जो है वो नए बच्चे ऐड हुए होंगे इस वीडियो के माध्यम से, उन्हें नहीं पता होगा, तो उनकी जानकारी के लिए बता दें, ठीक है। देखो, पेपर आपका 3 घंटे का रहेगा और ये 70 मार्क्स का आएगा, क्योंकि इसमें 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है, जो कि ऑलरेडी हो भी चुका होगा आपके पेपर। अगर नहीं हुआ है तो होने वाला होगा, ओके। पेपर के पैटर्न को समझने के लिए आप अपने हर एक सब्जेक्ट के आपके जो सामान्य निर्देश होते हैं, इंग्लिश में जनरल इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं, इसे पढ़ लेना, ठीक है। पेपर के अंदर आपके 5 खंड होंगे और 37 प्रश्न। खंड जो ए रहेगा आपका, इसमें टोटल आपके 1 से 18 एक एक अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, यानी कि टोटल 18 एमसीक्यूज होंगे, ओके। उसके बाद खंड बी आ जाता है, जिसमें 19 से 24 ये हमारे 2 नंबर के टोटल 6 क्वेश्चन होंगे, और इन 6 में से आपको कोई 5 करने होंगे, ठीक है। फिर खंड सी आ जाता है, जिसमें हमारे 25 से 30 इसमें भी 3-3 नंबर के टोटल 6 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको कोई 5 करने हैं, यानी कि 2 नंबर में भी एक चॉइस मिल गई और 3 नंबर में मिल गई, बहुत अच्छी बात है आपके लिए। फिर खंड डी आ जाता है, जिसमें 31 से 33 ये हमारे 4 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे, केस स्टडी वाले। फिर खंड ई आएगा, जिसमें 34 से 37 ये हमारे 5-5 नंबर के टोटल 4 क्वेश्चन होंगे, और इसमें से हमें कोई 3 करने हैं, यानी कि 5 में भी एक चॉइस मिल गई, ठीक है बच्चों। तो इस पेपर 1 के पार्ट 1 की वीडियो में हमने खंड ए एमसीक्यूज, खंड बी 2 नंबर के क्वेश्चन और खंड सी 3 नंबर के क्वेश्चन सारे डिस्कस कर लिए थे। अगर आपने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो पार्ट 1 का वीडियो और जो 10 के 10 आपके सैंपल पेपर है उसकी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और यहाँ पे आई बटन में भी जाके जरूर देखें, ओके। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन नंबर डी के बारे में और सेक्शन नंबर ई के बारे में, ओके। कंप्लीट है, कोई डाउट नहीं। चलिए, अब हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, ठीक है, वो अपने पेपर के पैटर्न को यहाँ से देख लें। पेपर में 5 सेक्शन होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 37। सेक्शन ए में 18 एमसीक्यूज, सेक्शन बी में 2 नंबर के 6 क्वेश्चंस एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 5 क्वेश्चंस, एंड सेक्शन सी में होंगे आपके 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चन, यू हैव टू ओनली अटेम्प्ट ओनली 5 क्वेश्चंस, एंड सेक्शन डी इज कंसिस्टेड of 4 marks 3 questions which is related to case study based, and section E consists 5 marks 4 questions, you have to attempt only 3, okay। कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। पार्ट 1 में हमने एमसीक्यू वाला ये सेक्शन कर लिया था, ठीक है। उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था सेक्शन नंबर बी, जिसमें 2 नंबर के क्वेश्चन थे, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाए थे मैंने। फिर सेक्शन सी डिस्कस किया था, ठीक है। और इसके हर एक क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से मैंने समझाया था, आपका फीडबैक बहुत अच्छा लगा मुझे, यस सर समझ में आया बहुत, ठीक है। चलिए, अब हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं अपने आज के इस पेपर। तो यहाँ से शुरुआत होता है बच्चों हमारा आज के इस पेपर का सबसे पहला खंड, खंड नंबर डी, इंग्लिश में सेक्शन नंबर डी। अब इसमें 4 नंबर के टोटल हमारे 3 क्वेश्चन जो कैसे होंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन, तो ये टोटल 12 अंक का होता है हमारा, ओके। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, हमें एक नीचे चित्र दिया गया है, इसका अध्ययन करना है, फिर उससे संबंधित प्रश्नों को आंसर दें। तो ये चित्र आप देख सकते हैं, इसमें इंडिया का फ्लैग है और लिखा हुआ है खेलो इंडिया। तो ये किसके संबंध में है, खेलो इंडिया प्रोग्राम के संबंध में, है ना। अब क्वेश्चन क्या बनेगा इससे, उसे समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, सारे क्वेश्चन और आंसर एक ही बार में लिखे। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, खेलो इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई, ठीक है।
तो इसके दो मत हैं, एक तो 2018 और एक 2017 है। तो मेन आपका जो आंसर होना चाहिए वो होगा 2017। ठीक है, तो पहला हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन, पहले खेलो इंडिया गेम्स जो थे वो कहाँ हुए थे? तो कहाँ पे हुए थे सबसे पहले? ये हुए थे दिल्ली में। ओके। थर्ड क्वेश्चन, पहले खेलो इंडिया जो शीतकालीन गेम थे, ठीक है, शीतकालीन खेल की बात हो रही है, ये कहाँ पे आयोजित किए गए थे? ये कहाँ पे हुए थे? लेह एवं गुलमार्ग। उसके बाद खेलो इंडिया प्रोग्राम में शामिल की गई इन्हीं दो जो नई स्कीमें हैं इनके नाम बताओ। तो बेसिकली तीन प्रकार की नई स्कीमें शामिल की गई हैं, आपको कोई दो बतानी है। तो पहली तो ये है राजीव गांधी खेल अभियान स्कीम, दूसरी है शहरी आधारित संरचना स्कीम और तीसरी है राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज स्कीम। ठीक है, तो ये है खेलो इंडिया इंडिया के बारे में टोटल आपके 4 क्वेश्चंस जिसके आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिले। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब ये इंग्लिश मीडियम में है, तो इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं कि व्हेन वाज द खेलो इंडिया प्रोग्राम स्टार्टेड? तो इन 2017। और सबसे पहले ये कहाँ पे खेले गए थे? तो दिल्ली में। सबसे पहले जो विंटर गेम्स थे, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, ये लेह एवं गुलमार्ग में खेले गए थे। और कौन कौन सी न्यू स्कीम्स इंक्लूड की गई हैं? तो आपके सामने ये 3 स्कीम्स लिखी हुई हैं। ठीक है बच्चों, चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अब ये प्रश्न जो है थोड़ा अगर आप ध्यान से देखें, ओके, तो एक यहाँ पे एक रैकेट है, ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ से लेके ऐसे करके, ये जो है वो एक रैकेट है। ठीक है, और इनके हाथ में है बैडमिंटन, और ये जो है वो क्या कर रहे हैं? चिड़ी को मार रहे हैं। ओके, तो आ जाइए देखते हैं क्वेश्चन क्या होंगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है कि उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए खेल का नाम लिखें। खेल का नाम क्या है? बाल बैडमिंटन, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका बैडमिंटन। उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए खेल की मुख्य चीज पहले किससे बनी होती थी? मुख्य चीज यानी कि जो बैडमिंटन था वो पहले किससे बना होता था? तो भारत का ये मूल निवासी खेल है जो कि ऊन से बनी पीली गेंद और रैकेट से खेला जाता है। ठीक है, अब इस खेल की शुरुआत कब हुई थी भारत में? तो इस खेल की शुरुआत हुई थी भाई 1856। अब कहाँ से हुई थी? तो ये हुई थी भारत के तमिलनाडु में शाही परिवार से, क्योंकि उनके पास खाली टाइम होता था, तो खाली टाइम उनसे बीतता नहीं था, तो उन्होंने इस खेल की शुरुआत कर दी 1856 में। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट था आपका। ठीक है, तो अब आप समझ जाओगे ना, आपके इस प्रकार से ये क्वेश्चन है और ये आपके आंसर्स हैं। चलिए, अब इंग्लिश मीडियम में इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये आपकी पिक्चर है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। रही बात इसके क्वेश्चन आंसर की, तो आपके सामने ये लिखे सारे के सारे क्वेश्चन और ये इसके आंसर्स। ओके, अब जो हमारा अगला वाला क्वेश्चन है, ये एक ऐसा प्रश्न है बच्चों, ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन के अंदर से आपके 2 नंबर के 3 क्वेश्चन निकलेंगे। ठीक है, 3 नंबर के आपके 3 क्वेश्चन निकलेंगे। इवन 5 नंबर के आपके 2 क्वेश्चन निकल सकते हैं। ठीक है, और चित्र तो है ही आपका, तो काफी इंपॉर्टेंट है। इवन यही नहीं, बल्कि आपकी ये जितने भी षटकर्म हैं, ठीक है, षटकर्म आपकी जो ये 6 क्रियाएं हैं, 6 के अंदर 1-2 और भी हैं, तो मतलब 7 से 8 टोटल आपकी जो क्रियाएं हैं, वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, आपको इन 10 सैंपल पेपर में एक-एक करके आपके 7 से 8 जितनी भी क्रियाएं हैं, सारी की सारी अच्छे से समझा दूंगा, तो आपसे एग्जाम में कोई भी मिस नहीं होगा। ओके, और आपका चित्र वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता चलेगा, है ना? देखा, एक ही तीर से 2 निशाने होंगे, क्वेश्चन भी और चित्र भी, दोनों कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो 33 क्या कहता है? नीचे एक चित्र दिया गया, उसका अध्ययन करो और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर। चलिए पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि उपरोक्त चित्र में दर्शाई गई षटकर्म क्रिया का नाम विस्तार से लिखिए तथा समझाइए। ठीक है, समझते हैं। देखो, बेसिकली ये आपका कितने नंबर का? 4 नंबर का। ओके, जिसमें से पहला वाला आपका 1 नंबर का है, ये वाला आपका 2 नंबर का है और ये वाला आपका 1 नंबर। ओके, तो देखिए उपरोक्त तो उसमें क्या दर्शाया गया? उसमें दर्शाया गया कपाल भाती षटकर्म। ओके, इसे बेसिकली कभी कभी शत क्रिया के नाम से, शत क्रिया के नाम से भी जाना। ओके, कपाल भाती षटकर्म एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो शरीर की सफाई तकनीकों की एक तकनीकों की यौगिक प्रणाली है। कपालभाति शब्द जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। कपाल का अर्थ होता है खोपड़ी, ठीक है, और भाति का अर्थ होता है चमकदार या रोशन। तो कपालभाति जब हम आसन करते हैं तो मुख्य रूप से हमारे मस्तिष्क, छोटे मस्तिष्क, ठीक है, इसको सकारात्मक तरीके से कार्य करने की ऊर्जा मिलती है और जो भी मस्तिष्क थकान होती है वो भी इससे दूर होती है। ओके, अब बारी आती है कि ये जो कपालभाति षटकर्म है, आखिर ये किया कैसे जाता है? ओके, तो इसको करने के क्या-क्या तरीके हैं? आइए समझते हैं। तो यहाँ पे है तकनीक, ठीक है?
सबसे पहले तो आराम से सीधी मुद्रा में बैठें और अपने हाथों को अपने पेट के निचले हिस्से पर रखें। फिर तेजी से अपनी नाभि को अपनी रीढ़ की ओर खींचें, जैसे हम सांस नहीं भरते हैं उस प्रकार से। अपने फेफड़ों से सारी हवा को बलपूर्वक बाहर निकालें, यानी कि अपने पेट को सिकोड़ते हुए जितना हो सके उतना तेजी से अपने अंदर की सारी हवा जो है, जो आपकी CO2 है उसको बाहर निकालें। प्राथमिक गति आपके डायफ्राम से होती है, ठीक है? उसके बाद में आपको ये चक्र फिर दोहराते रहना है कम से कम 8 से 10 बार। फिर अपनी साँस को सामान्य होने दें, धीरे-धीरे यही करते रहें। ध्यान क्या देना है? कपालभाति का अभ्यास जो है, वो कभी भी गर्भवती महिलाओं को नहीं करना चाहिए। इसको गर्भवती महिलाओं को नहीं करना चाहिए, तो दिक्कत होगी। ओके? फिर इसमें एक और क्वेश्चन है आपका कि इसके लाभ बताइए, तो कौन से लाभ होंगे? तो 4 लाभ हैं इसके। 4 क्या, इसके बहुत सारे लाभ हैं। अब लाभ ही जो हैं, वो अलग से 3 नंबर में आ सकते हैं, है ना? इसीलिए मैंने बोला था काफ़ी इम्पोर्टेंट। देखो लाभ क्या है? सबसे पहला तो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर वज़न कम करने में कारगर है। यानी कि ये हमारे वज़न को कम करने में इम्पोर्टेंट। नाड़ियों का नाड़ियों को साफ करता है, पेट के अंगों को उत्तेजित करता है और इसके उपयोग से मधुमेह जो पीड़ित लोग हैं, उनको ज़्यादा राहत मिलती है। इससे हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, वो भी अच्छा होता है, चेहरे पे चमक आती है, मन को शांति मिलती है, ठीक है? पाचन तंत्र अच्छा बनता है, पोषक तत्व अवशोषित होते हैं, आत्मसात में सुधार होता है, ध्यान और एकाग्रता बढ़ती है। ये कुछ बातें हैं। ठीक है बच्चों? तो इस प्रकार से आप ये समझ गए होंगे कपालभाति आसन के बारे में, सॉरी षटकर्म के बारे में। आप जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, वो यहाँ से देख लीजिए कि कपालभाति के संबंध में आपके क्वेश्चंस क्या हैं। तो ये रहे आपके क्वेश्चंस, आप यहाँ से पढ़िए। फिर इसके क्वेश्चन के आंसर की बात आ जाती है, तो कपालभाति है क्या? इसकी टेक्निक क्या है? एंड देन एक नोट था आपका, ठीक है? और फिर इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है ना? तो ये चीज़ें। अब यहाँ पे ये तो हो गया हमारा एंड। अब शुरुआत होगा हमारा सेक्शन नंबर ई, जिसमें हमारे 5 नंबर के टोटल 4 क्वेश्चन हैं, जिसमें से कोई 3 हमें अटेम्प्ट करना है। ओके? तो लेट्स स्टार्ट। चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पेपर का हमारा जो अगला वाला और इम्पोर्टेंट सेक्शन है, वो शुरुआत हो चुका है यहाँ पे, सेक्शन नंबर ई, जो कि 15 नंबर। ठीक है बच्चों? अब ध्यान से समझो। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 34, कंकाल प्रणाली के कार्य क्या होते हैं? ठीक है? इन्हीं 5 का विस्तार से वर्णन कीजिए। कंकाल प्रणाली यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्केलेटन, जो हमारा सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम, ये किस प्रकार से फंक्शन करता है? इन्हीं 5 को मैं यहाँ पे अच्छे से समझाना। तो आ जाइए समझते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है? आकार और संरचना, अर्थात मानव का आकार लंबा होगा, छोटा होगा, पतला होगा या मोटा होगा, ये कंकाल तंत्र के द्वारा ही संभव होता है। तो आकार और संरचना निर्धारित करता है। दूसरा, समर्थन या फिर सहारा, कैसे? छड़ियां हमारी मांसपेशियों प्रणाली को समर्थन देती है। छड़ियां यानी हड्डियां, ठीक है? एक सेकेंड। हड्डियां जो हैं, ये हमारी मांसपेशियों की प्रणाली को सहायता करते हैं, ठीक है? जिससे कि गति संभव होती है और यही मानव शरीर को सहारा देती है, ठीक है? तो ये स्केलेटल सिस्टम का दूसरा काम हो गया। तीसरा है संरक्षण, अर्थात हड्डियां जो हैं, वो हमारे महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा करती हैं, जैसे कि खोपड़ी। खोपड़ी जो है, ये हमारे मस्तिष्क, वक्ष, इसकी रक्षा करती है। पिंजरा जो है, वो दिल, फेफड़े और अग्नाशय की सुरक्षा करती है। ये जो हड्डियाँ हैं ना, खोपड़ी और पिंजरा, ये इस प्रकार से इनकी रक्षा करते हैं। तो ये सुरक्षा देती है, ठीक है? फिर यहाँ पे चौथा है बच्चों, उत्तोलक यानी कि लीवर। ये क्या करता है? तो हड्डियों का एक साधारण मशीन की तरह एक लीवर के रूप में काम करती है, ठीक है? अर्थात जो हड्डियाँ हैं, वो भी एक साधारण मशीन की तरह लीवर के रूप में काम करती हैं हमारे शरीर में। एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे मान लीजिए एक वज़न उठाने के लिए आपको उसे आपको उठाना है, ठीक है? तो उसको उठाने के लिए आपके हड्डी का जो जोड़ है, वो सही रूप से जब कार्य करेगा, तभी तो आप उस वज़न को उठा पाओगे ना? तो यही चीज़ यहाँ पे है। फिर 5वां है स्टोर हाउस। हड्डियों का एक खोखला भाग अस्थि मज्जा कैल्शियम, पोटेशियम, लोहा, ठीक है, आदि जैसे विभिन्न खनिजों और नमक के लिए एक गोदाम की तरह काम करता है। यानी कि जो स्केलेटल सिस्टम है हमारा, वो एक स्टोर हाउस की तरह भी काम करता है। कैसे? क्योंकि हड्डियों में ना कुछ खोखला भाग पाया जाता है, जहाँ पे कैल्शियम, पोटेशियम, ठीक है, आयरन, विभिन्न प्रकार के खनिज और नमक को मतलब भंडारण कर लिया जाता है। बाद में जब हमारे शरीर को ज़रूरत पड़ती है,
तो ये हमें उपयोग करवा देता है ना? उसके बाद छठा है जंक्शन। यह मांसपेशियों को जंक्शन प्रदान करते हैं जिससे कि वे गति कर सक्षम होते हैं। और सातवां है स्वयं की मरम्मत। हड्डियां जब क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो वे स्वयं ही अपनी मरम्मत भी कर लेती हैं। ठीक है? तो इस प्रकार से कंकाल प्रणाली जो है वो हमारे शरीर में कार्यों को अंजाम देती है। ओके बच्चों, तो आपका ये 34 कंप्लीट हो गया। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ से देखें कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द स्केलेटल सिस्टम एंड डिस्क्राइब एनी फाइव। तो सबसे पहला है साइज एंड स्ट्रक्चर, सपोर्ट, प्रोटेक्शंस एंड लीवर, स्टोर हाउस, जंक्शन और सेल्फ रिपेयर। ओके बच्चों, ओके तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? खेलों में गरमाना अर्थात खेलों में वार्म अप, इससे आप क्या समझते हैं और वार्म अप के महत्व की विवेचना। अर्थात जब कोई भी एथलीट किसी भी खेल को खेलने के लिए जाता है तो खेल की शुरुआत से पहले वो क्या करता है? अपने शरीर को वार्म अप करता है। ठीक है, गरमाता है। इसका क्या अर्थ होता है? तो ध्यान से समझते हैं। गरमाना यानी कि वार्म अप। वार्म अप एक कम अवधि की गतिविधि होती है जो किसी भी गंभीर एवं निपुणतापूर्ण गतिविधि करने से पहले की जाती है। यानी कि चाहे वो एथलीट हो, चाहे वो किसी प्रकार के गंभीर काम को करने के लिए करने वाला मजदूर हो, कोई भी हो, उस कार्य को करने से पहले ये एक छोटी अवधि होती है जिसमें जैसे मान लेते हैं व्यायाम से पहले वार्म अप करना जरूरी होता है। इसमें 10 मिनट के हल्के व्यायाम जैसे कि धीमे से दौड़ना, ठीक है, खाली हाथ कुछ व्यायाम करना, हाथों को आगे पीछे करना, पैरों का खिंचाव, मांसपेशियों का खिंचाव, ये आते हैं। हम ये कह सकते हैं कि गरमाना एक प्रारंभिक तैयारी की प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप खिलाड़ी शरीर क्रियात्मक एवं मनोवैज्ञानिक रूप से मुख्य क्रिया के लिए तैयार होता है। एग्जाम्पल लेता हूँ वार्म अप का। जैसे मान लेते हैं कि आप जो है फुटबॉल खेलने के लिए जा रहे हो, ठीक है? आप जो है वो फुटबॉल खेलने के लिए जा रहे हो। अब सीधा उठ के ही चल दिए और पार्क में खेलने चले गए, नहीं, ऐसे नहीं हुआ, आपको इससे क्षति हो सकती है। फुटबॉल खेलने के 10 मिनट पहले आपने थोड़ी-सी जो है उठक-बैठक कर ली, थोड़ा-सा मांसपेशियों में खिंचाव किया, पैरों को आगे-पीछे किया, ठीक है? थोड़ा-सा आपने उसी जगह पे रनिंग कर लिया, फिर थोड़ा-सा रनिंग किया 2-4 मिनट धीरे-धीरे करके, है ना? तो ये जो है ना, इससे क्या होगा, आपका शरीर अब एनर्जेटिक हो चुका है। अब फुटबॉल खेलने के लिए मांसपेशियाँ खुल चुकी हैं, है ना? तो इसी को गरमाना यानी कि वार्म अप बोलते हैं। ओके? अब बारी ये आती है कि आखिर इसका महत्व क्या है? हमें करना क्यों चाहिए? तो वार्म अप यानी कि गरमाने का महत्व बहुत सारे हैं। सबसे पहला ये है कि शरीर के तापमान में वृद्धि होती है। जैसे अभी के टाइम पे ठंडी है, तो ठंडी में आप फुटबॉल खेलने के लिए जाओगे, तो खेल पाओगे? नहीं। तो वार्म अप जब आप करोगे, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा, खेल खेलने लायक। ओके? तंत्रिका आवेग की गति में वृद्धि होती है। मांसपेशियों की कोशिकाओं में प्रतिरोध को कम कर देता है। साथ ही ऊतकों में ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ईंधन के स्थानांतरण की गति में वृद्धि करता है। साथ हम जल्दी जल्दी ऑक्सीजन ले पाते हैं। ठीक है? चयापचय दर में वृद्धि होती है। चिंता और तनाव को कम करता है। ये एक फैक्ट है। अगर आप कोई खेल खेलते हो और उससे पहले वार्म अप करते हो, तो आपका दिमाग ना फिर खेल में ही लगेगा, किसी और चिंता या तनाव में नहीं जाएगा। ओके? शीतल क्षमता बढ़ाता है और उसके बाद वार्म अप जो है वो चोट लगने से बचाता है। मांसपेशियों की कार्य क्षमता में वृद्धि करता है क्योंकि जब वार्म अप हो गया, तो आपकी जो मांसपेशियाँ हैं वो जागृत हो चुकी हैं। अब वो अच्छे से काम कर पाएँगी। आप में लचीलापन बढ़ जाएगा, शक्ति बढ़ती है, सहन क्षमता बढ़ती है। कुल मिला के आपके खेल का प्रदर्शन सुधर जाता है वार्म अप कर। ठीक है बच्चों? तो ये थे वार्म अप के कुछ महत्व या फिर इसके लाभ क्या होते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि वार्म अप के जो लाभ हैं, वो क्या-क्या होते हैं। तो ये भी कह सकते हैं आप। ठीक है? अब इंग्लिश में देखते हैं। तो वार्म अप एंड स्पोर्ट्स एंड डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंट। तो वार्म अप क्या होता है? इसके बारे में आप यहाँ से पढ़िए। उसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस क्या है या फिर इसके क्या-क्या वो हैं कॉन्सिक्वेंसेस या फिर लाभ क्या है, बेसिकली बेनिफिट्स क्या हैं, वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं सारे के सारे। ठीक है? चलिए, अब मैंने आपको पिछली ही वीडियो में बताया था कि आपके सिलेबस में एक नया टॉपिक ऐड हुआ है प्राइस के बारे में, ठीक है? जिसके लिए 2 नंबर का एक क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में इसी पेपर में समझाया और बोला था कि अगली वीडियो में आपको ये पूरा 5 नंबर में बताऊँ, ठीक है? तो चलिए, अब हम इसे समझते हैं। जो बोला था वो किया, ठीक है? देखो प्राइस किसे कहते हैं तथा किसे संदर्भित करता है विस्तार से। बेसिकली देखो, प्राइस जो है, ये चोट से निपटने का एक प्रोटोकॉल है। जो कि सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी, आराम, बर्फ, संपीड़न और ऊंचाई यानी कि PRIC इसको दर्शाता है। अब
चोटों से निपटने का ये जो प्रोटोकॉल है, इसके बारे में ये जो बातें हैं, ये कैसे हमें किसी प्रकार की चोट लगने से रोकती है, ये समझा हुआ है ना? तो आ जाइए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुरक्षा की। देखिए, बैसाखी, बैंड इसके उपयोग के माध्यम से वजन असर को सीमित या टालकर व्यक्ति और प्रभावित क्षेत्र को आगे की चोट से बचा सकता है। ठीक है? सुरक्षा जैसे कि आप कोई खेल खेलते हैं या फिर कोई अन्य व्यक्ति भी है, वो बैसाखी के माध्यम से बैंड के उपयोग के माध्यम से क्या कर सकता है, अपने वजन के असर को सीमित कर सकता है। ठीक है? जिससे उसे किसी प्रकार की चोट नहीं लगेगी। दूसरा है आराम। जब कोई व्यक्ति घायल हो जाता है, तो घायल हिस्से का इस्तेमाल बंद कर दे या गतिविधि अपनी बंद कर दे, इससे और चोट लग सकती है। ठीक होने में देरी हो सकती है, दर्द बढ़ सकता है, रक्तस्राव हो सकता है। पैर घुटने टखने और पैर की चोटों पर वजन कम करने के लिए बैसाखी का प्रयोग करें। ठीक है? हाथ, कोहनी, कलाई और हाथ की चोट के लिए स्प्लिंट का प्रयोग करें। तो आराम क्या कहता है? आराम ये कहता है कि जब आपको कई बार चोट लग जाती है, तो आपके चोट वाले हिस्से को आप बंद कर दें। अर्थात जैसे आपके हाथ में चोट लग गई, तो हाथ की मूवमेंट को आप बंद कर दीजिए, ठीक है? अगर आप मूवमेंट करेंगे, तो चोट जल्दी सही नहीं होगी, आपको दर्द भी होगा, है ना? हो सकता है ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाए। इसलिए और ये भी कहा गया कि जब आपके पैर में, घुटने में, टखने में या फिर कहीं और चोट लगे, तो आप बैसाखी लेके चलो या फिर वो जो नहीं होता ब्लैक कलर का जो डंडे टाइप में होता है, वो लेके चलो, तो आपके पैर पे वज़न कम पड़ेगा, आपको दर्द कम होगा। अगर कलाई पे चोट लगी है, हाथ पे या कोहनी पे, तो स्प्लिंट का उपयोग करो, तो इससे आपको कम दर्द होगा, है ना? तो ये आराम दर्शाता है। फिर है बच्चों बर्फ। बर्फ का प्रयोग रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ता है। यह घायल कोशिकाओं और रक्त वाहिकाओं से आंतरिक रक्तस्राव को रोकता है। यह चोट के आसपास की सूजन को कम करता है। हालांकि त्वचा और आइस पैक के बीच एक गीला या सूखा कपड़ा रखना याद रखें। देखो कई बार क्या होता है कि हमें चोट लग जाती है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो भी ये कहता है, ये दवाई खा लेना, ये टूप लगा लेना और सोने से पहले एक बार बर्फ से सिकाई कर, इनकी बर्फ लगा। वो ऐसा इसलिए कहता है, क्योंकि जहाँ पे चोट लगी है, ठीक है? या फिर घायल है, तो उसके आस-पास की जो कोशिकाएँ हैं, उसमें जब आप बर्फ लगाते हैं, तो उससे वो सूजन जो वो कम हो जाती है। लेकिन बर्फ लगाते टाइम क्या याद रखना है, उस जगह पे आपको एक गीला कपड़ा या सूखा कपड़ा रख लेना है, ताकि डायरेक्ट जो है ना बर्फ का रिफ्लेक्शन उस पे ना पड़े। ओके? एक बार 15 से 20 मिनट से ज़्यादा बर्फ ना लगाएँ, यानी कि एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट और दूसरी बार लगानी है, तो कम से कम 10 से 15 घंटे बाद लगाएँ, ये चीज़। ओके? उसके बाद है यहाँ पे संपीड़न। अच्छा 1 सेकंड, अभी जो 10 से 15 घंटे बोला ना, ये 10 से 15 मिनट के बाद की बात है, यानी कि हर 1 घंटे में 10-15 मिनट लगा सकते हैं। संपीड़न यानी कि दबाने की प्रक्रिया। चोट के आसपास सूजन को कम करके उपचार के समय को तेज कर, अर्थात चोट के आसपास का जो हमें चोट कहीं पे भी लगी है, उसके आसपास की जो सूजन है अगर हम उसे कम कर सकें, तो उपचार जो है वो जल्दी हो जाता है ना? ये चीज़ है यहाँ पे। उसके बाद फिर ऊँचाई की बात आ जाती है, तो घायल हिस्से को हृदय के स्तर से ऊपर उठाएँ, सूजन और दर्द कम करता है। वस्तुओं और तकियों का प्रयोग करें, यानी कि आपने हॉस्पिटल्स में भी देखा होगा कि जो मरीज़ होते हैं, ठीक है, पेशेंट होते हैं, उनको ना थोड़ी ऊँची तकिए पे लिटाया जाता है। क्यों? क्योंकि जब उनका मस्तिष्क उठा हुआ रहता है, तो उन्हें सूजन और दर्द कम होती है। ठीक है? तो ये चीज़ होती है। तो आई होप इस प्रकार से आप प्राइस के बारे में ये सारी बातें समझ गए होंगे। बेसिकली चोट से निपटने का प्रोटोकॉल है ये, है ना? जो कि अब आप यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए, अब बात करते हैं इसके दूसरे वाले क्वेश्चन की, सॉरी इंग्लिश में पहले तो। व्हाट इज़ प्राइस? प्राइस इज़ द प्रोटोकॉल फॉर डीलिंग विद द इंजुरीज़। ठीक है? इंजरीज़ से डीलिंग करने का प्रोटोकॉल है एंड किसको रेफर करता है? उनको एक्सप्लेन करता है। तो ये रेफर करता है प्रोटेक्शन को, कम्फर्ट को, स्नो को, कंप्रेशन को एंड हाइट। हैं? हाइट है? हाइट तो नहीं हो सकता। एलिवेशन है बेसिकली। एलिवेशन, कंप्रेशन, आइस या फिर स्नो कह सकते हैं एंड सेफ्टी कह सकते हो या फिर प्रोटेक्शन कह सकते हो एंड देन रेस्ट यानी कि कंफर्ट कह सकते हो। ठीक है? चलिए, अब एक आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी एक आपका नया टॉपिक है बच्चों, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 37। क्वेश्चन क्या कहता है? योग निद्रा किस प्रकार की अवस्था है? योग निद्रा के विभिन्न चरणों को समझें। तो योग निद्रा बेसिकली कैसी अवस्था है? योग निद्रा के माध्यम से तनाव प्रबंधन होता है। ये ऐसी अवस्था है। देखिए, योग निद्रा संस्कृत शब्द योग का अर्थ है मिलन या फिर पूर्ण जागरूकता और निद्रा का अर्थ होता है नींद। अर्थात
योग निद्रा एक ऐसी अवस्था है जहां शरीर सोता हुआ तो लगता है, लेकिन चेतना जागरूकता के गहरे स्तर पर काम करती है। यानी कि व्यक्ति लेटा हुआ तो लगेगा, लेकिन वो उसका जो मन है, जो चेतना है, वो बहुत ज्यादा होगी। व्यक्ति भले ही लेटा मिले आप, है ना? तो ये योग निद्रा के माध्यम से तनाव प्रबंधन होता है। अब आखिर इसके चरण क्या हैं? कैसे योग निद्रा को बेसिकली अंजाम दिया जाता है? चलिए समझते हैं। योग निद्रा के लिए सबसे पहले तो शान में पीठ के बल सीधे लेट जाएं, यानी कि अपने बिस्तर पर पीठ के बल लेट जाएं, अपनी आंखें बंद कर लें और एकदम शांति से आराम, धीमी और आराम से कुछ गहरी सांस अंदर और बाहर लें। एकदम लेट के आंखें बंद कर लिए, हाथ अपने छाती पे रख लिए और एकदम धीरे से सांस छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं। अपना ध्यान धीरे-धीरे अपने दाहिने पैर पर लेकर जाना शुरू करें। अर्थात अपना ध्यान जो है अपने दाहिने पैर पर ले जाना शुरू करें। अपने पैर को आराम देते हुए कुछ सेकंड के लिए अपना ध्यान वहीं रखें। फिर धीरे से अपना ध्यान दाहिने घुटने के दाहिनी जांघ और कूल्हे पर ले जाएँ, ठीक है? फिर जागरूक बने रहें। फिर यही प्रक्रिया बाएँ पैर पे भी अपनानी है। उसके बाद अपना ध्यान शरीर के सभी अंगों पर लगाएँ, जैसे कि पेट, नाभि, छाती, छेद। अर्थात जब आप लेटे हैं ना, तो आपको ध्यान लगाना है कि मेरा पेट, नाभि, छेद, जो छाती है, इस प्रकार के बारे में। उसके बाद 1-2 पॉइंट और ये हैं, ठीक है? और इस प्रकार से ये जो है आपका चरण यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? अपना समय लेते हुए आप धीरे-धीरे बैठ सकते हैं और जब भी आप सहज महसूस करें, आप धीरे-धीरे अपनी आँखें खोलें और इस प्रकार से आपकी पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है? तो अब आप यहाँ से इसे पढ़ के समझ सकते हैं, समझा तो दिया ही मैंने। फिर एक यहाँ पे मैंने एक नया टॉपिक और ऐड कर दिया आपके लिए। मतलब क्वेश्चन में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि योग योग निद्रा के जो फ़ायदे हैं, ये अलग से 3 नंबर में आएँगे, लेकिन मैं आपको यहीं बता दे रहा हूँ, ठीक है? तो योग निद्रा के क्या फ़ायदे हैं? सबसे पहला तो योग निद्रा से गहरा विश्राम मिलता है। हमें किसी भी प्रकार का तनाव और किसी प्रकार की जो चिंता होती है, उसमें राहत देता है, ठीक है? किसी प्रकार की डिप्रेशन उसको कम कर देता है। यदि हमें किसी प्रकार का दर्द या दवाएँ जो होती हैं, उस पे निर्भर रहना कम कर देता है, यानी कि दर्द कम होता है, दवाओं पे निर्भर रहना कम कर देता है। अनिद्रा में राहत होती है, यानी कि जब आपको नींद पूरी ना मिले, तो आप योग निद्रा कर सकते हैं, आपको डेफ़िनिटली राहत मिलेगी। नींद की गुणवत्ता में सुधार आता है, आपके सोने की क्षमता अच्छी हो जाती है, आपकी सीखने की क्षमता, नए कौशल को ग्रहण करने की क्षमता, इन सभी में सुधार भी आता है, ठीक है? तो योग निद्रा के ये फ़ायदे हैं। तो आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो गया ना? देखो, मैंने आपको 2 नए टॉपिक बताए इस वीडियो में। एक तो प्राइस के बारे में, ठीक है? और दूसरा था आपका यहाँ पे क्या बोलते हैं, योग निद्रा के बारे में, ठीक है? दोनों ही नए टॉपिक थे और दोनों ही इसी एक ही वीडियो में आपको समझा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो यहाँ से देखें, व्हाट इज़ मीन योग निद्रा? एक्सप्लेन द डिफरेंस स्टेजेस ऑफ योग निद्रा एंड बेनिफिट। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू योग निद्रा। पहले योग निद्रा होती क्या है? उसके बाद इसकी स्टेजेस क्या हैं? ठीक है? तो योग निद्रा की स्टेजेस के बारे में आपके सामने ये पॉइंट है, आप इनसे पढ़िए इनको, ओके? फिर यहाँ पे एक नोट है जो कि मैंने आपको बताया कि बेनिफिट्स क्या होते हैं योग निद्रा के, तो आपके सामने ये 5 बेनिफिट है, आप इनसे पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों? चलिए, इस प्रकार से आज की हमारी ये वाली वीडियो कंप्लीट हो गई, जिसमें पेपर 1 का हमने पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया, ठीक है? सारे के सारे बच्चे एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना कि आपको पेपर समझ में आया या नहीं, और साथ ही आपको अपने यदि 10 के 10 सैंपल की वीडियोज़ देखनी है, कि आपको देखनी तो है ही, तैयारी अच्छी करनी है ना? उसका लिंक जो है प्लेलिस्ट का, जिसमें सारे सैंपल पेपर हैं, वो आपको मैं आई बटन में भी दे दूँगा। अभी यहीं पर एक यहाँ पे प्लेलिस्ट आ जाएगी, आप उसको देख लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इतने सारे तरीके बता दिए, अरे अब तो देख लेना अच्छे से, ठीक है? चलिए, अगली वीडियो में मिलते हैं पेपर 2 के साथ, तब तक के लिए थोड़ा-सा वेट कीजिए और बताऊँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।